चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हरे पाद सबसे पहले हमको जानना है आज कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो हरे पौधे जिस प्रक्रिया के तहत अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण अत्यंत आवश्यक होता है ना। उसे हमारी तरह दुकान से चावल दाल खरीद के नहीं लाना पड़ता है। उसे अपना भोजन बनाने के लिए वायुमंडल से हवा लेनी होती है। हवा मीन्स उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, धरती से खनिज लवण जल चाहिए और सूर्य से सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धरती से जल तथा खनिज लवण, वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की मदद से हरे पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ जो पिक्चर दिखाया गया है इसमें दिखाया गया है कि हरे पौधों पे ही हर जीव निर्भर रहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सबसे पहले देखा जाए तो हरे पौधे जो भी शाकाहारी जीव होते हैं, हरे पौधे को खा के ही वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और उन शाकाहारी जीवों को शेर बाघ जैसे मांसाहारी जीव खा करके जीवित रहते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं शाकाहारी डायरेक्टली निर्भर रहते हैं हरे पौधे पे, लेकिन मांसाहारी जीव इनडायरेक्टली वो भी पौधे पे निर्भर रहते हैं। अब हमें जानना है कि सदाबहार के पौधों में मूसला जड़े और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। जितने भी सदाबहार पौधे हैं उसमें क्या होते हैं, जालिका रूपी शिराविन्यास होता है और जड़ों में मूसला जड़ होता है। लेमन घास में झकड़ा जड़े तथा पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। लेमन घास, लेमन एक तरह का घास होता है जिसमें क्या होता है, झकड़ा जड़ें होती हैं। अब झकड़ा जड़ क्या है, तो यहाँ दो पिक्चर दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि ये जो मूसला जड़ है, ये मूसला जड़ में क्या है कि एक मोटी जड़ें होते हैं नीचे गई होती हैं और उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे शाखाएं निकली होती हैं जिसे हम मूसला जड़ें कहते हैं। और झकड़ा जड़ क्या होता है कि जड़ों में क्या होता है कि पूरी हमेशा शाखाएं के रूप में ही बिखरे रहते हैं, उसमें कोई एक मोटा जड़ नीचे गया नहीं रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, झकड़ा जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं जी, झकड़ा जड़। अब आगे हैं कि जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। अब है दो तरह का पौधा, ये मान लो केला का पौधा है, केला का पत्ता है ये, और ये पीपल का पत्ता है। तो पीपल के पत्ते में क्या देख रहे हैं, यहाँ जालिका रूपी शिराविन्यास है। और केला के पौधे में क्या देख रहे हैं, इसकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास है। तो जिसमें भी समांतर शिराविन्यास होगा उसमें झकड़ा जड़ होगा। जिसमें भी समांतर शिराविन्यास होगा उसमें क्या होगा, झकड़ा जड़ होगा। और जिसमें भी समांतर शिराविन्यास होगा उसमें झकड़ा जड़ होगा। और जिसमें भी जालिका रूपी शिराविन्यास होगा, ये ऐसा पीपल की तरह, तो उसमें क्या होगा, मूसला जड़ होगा। जैसे आम का पौधा हो गया, उसमें भी मूसला जड़ होता है, तो उसका जो शिराविन्यास होगा वो कैसा होगा, जालिका रूपी शिराविन्यास होगा उसकी पत्तियों में। अर्थात अगर झकड़ा जड़ है तो उसमें समांतर शिराविन्यास है, मूसला जड़ है तो उसमें जालिका रूपी शिराविन्यास है। ठीक, अब आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव क्या है। तो सूक्ष्म जीव वे जीव है जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से अर्थात बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख पाते। उन्हें देखने के लिए हमें एक विशेष यंत्र की आवश्यकता पड़ती है जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब है सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं। शैवाल है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है और प्रोटोजोआ है। अब आगे है विषाणु क्या है। तो विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधता जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। तो
विषाणु का ये गुण है कि इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी समझा जाता है। ना तो ये सजीव होते हैं ना ये निर्जीव होते हैं। जब ये किसी परपोषी जीव के शरीर में जाते हैं तब वो जीवित प्राणियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं, और जब वे ऐसे ही रहते हैं तो वो मृत कोशिका की तरह व्यवहार करते हैं। अब है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण किसको कहते हैं? तो सजीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं और अवशोषित करते हैं और अपने शरीर का पोषण करते हैं। तो ये सारी विधियाँ किस में आती हैं? पोषण में। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाता है। मतलब पोषण में जब अपना, जैसे हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण। यदि कोई जैसे जानवर है, मनुष्य है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, आम वो स्वयं नहीं बना सकता, चावल वो स्वयं नहीं बना सकता, तो ये सारे के सारे जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं, क्योंकि वे परपोषण करते हैं, यानी अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। पादप स्वपोषी होते हैं क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन जितने भी जानवर है, मनुष्य है, सभी परपोषी ही होते हैं। अब है चने का पौधा मूसलाजर और पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। गेहूं के पौधे में झकड़ा जरे और पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। उसके बाद है गलनांक। तो गलनांक जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक किसको कहते हैं? तो जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। संगलन, ठोस से द्रव में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ठोस से अगर हम ताप देकर उसे हम क्या करते हैं? द्रव में परिवर्तित कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? संगलन। किसी ठोस को गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। अगर कोई ठोस पदार्थ गलता है तो भी और जब वह ठोस रहता है तो भी उसके तापमान में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि जब उसका तापमान बढ़ने लगता है तभी तो वो पिघल जाता है, अर्थात उसका तापमान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अब संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या है? तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी वायुमंडलीय दाब पर अगर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर इतना ताप दे कि उसको गल सके, मतलब वो द्रव में परिवर्तित हो सके, तो जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊष्मा देने के लिए उसको गलाते हैं, उसको द्रव में परिवर्तित कराते हैं, तो ये कहलाते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। मैंने गलाने के लिए, उसको द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाएगी उसको कहेंगे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। अब यहाँ दिखाया गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? तो 273 केल्विन के बराबर होता है। अब है कि 1 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है? तो हमको याद रहना चाहिए कि जब भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो उसको क्या करेंगे? हम 273 उसमें जोड़ देंगे। अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 273 जोड़ दिए तो वो कितना हो गया? 274 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन बदलना है तो क्या करेंगे? उसको 273 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 373 केल्विन। अगर 500 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें भी 273 जोड़ देंगे तो वो 773 केल्विन हो जाएगा। अब है कि 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो 573 केल्विन कितने के? तो 273 0 डिग्री सेल्सियस आया कैसे? तो जब भी हम केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 घटाना पड़ेगा। 273 में से 273 जाएगा तो 0 डिग्री सेल्सियस। 573 केल्विन है, वो कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? तो उसमें भी 273 क्या करेंगे? घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हम 273 जोड़ देते हैं और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटा देते हैं।
क्वथनांक, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जल का क्वथनांक 373 केल्विन में होता है। 373 केल्विन होता है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में बदले गैस बन जाता है तथा जब उस गैस को ठंडा किया जाता है तो वह बिना द्रव में बदले सीधे ठोस बन जाता है। उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो उसको बदलना चाहिए द्रव में, लेकिन वह द्रव में न बदल करके सीधे गैस बन करके उड़ जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और उसी में है कि अगर उस गैस को हम ठंडा करते हैं तो वो द्रव में नहीं बदलता। अगर किसी गैस को ठंडा करेंगे तो वो द्रव में बदलेगा और फिर किस में बदलेगा? ठोस में। लेकिन अगर बिना द्रव में बदले वो सीधे वह गैस ठोस बन जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो दोनों कंडीशन में ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। अब उसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, वो क्या है? ऊर्ध्वपाद उसको बोलते हैं, है ना। और नौशादर है, कपूर है, शुष्क बर्फ है। अब वाष्पीकरण, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक जो है उससे कम तापमान पर अगर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं? तो सतह क्षेत्र को अगर बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण बढ़ जाता है। किसी कपड़ा को अगर सुखाना है, अगर भीगे हुए उसको बाल्टी में रख देंगे तो 2-4 दिन में भी नहीं सूखेगा, लेकिन उसको क्या करेंगे? उसको फैला करके रख देंगे, उसका सतह क्षेत्र बढ़ा देंगे, वो तो तुरंत उसमें से जो भी जल रहता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है। यानी वाष्पीकरण की गति कब तेज हो जाती है? जब उसके सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। किसी बाल्टी में पानी रखे वो और किसी बड़े से बर्तन में उसको रख दे, वो थाली में रखे वो, तो जल्दी वो ही सूखेगा। तो वही है कि सतह क्षेत्र के बढ़ने से वाष्पीकरण की गति तेज हो जाती है। तापमान में वृद्धि करने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। एकदम जाहिर सी बात है कि अगर किसी द्रव के तापमान को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? वो गैस बन करके उड़ जाता है, यानी वाष्पीकरण की गति उसकी तीव्र हो जाती है। अब वही बात यहाँ है कि 0 डिग्री सेल्सियस है, उसको अब ये 273 केल्विन होता है। यानी क्या? उसमें हम केल्विन में बदलेंगे जो भी डिग्री सेल्सियस को, उसमें 273 जोड़ना पड़ेगा। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 273 जोड़ दिए तो 274 डिग्री केल्विन हो गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस को कैसे बदलेंगे केल्विन में? तो उसमें भी 273 जोड़ दिए, 373 केल्विन हो गया। 500 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमको केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे? उसमें भी 273 जोड़ देंगे, यानी 773 केल्विन हो जाएगा। इसी तरह 273 केल्विन है, उसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में बदल रहे हैं तो 273 उसमें से घटाना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? वो 0 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह 373 केल्विन है, उसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में बदल रहे हैं तो 273 घटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। 573 केल्विन है, उसमें से भी 273 घटाएंगे तब वो 300 डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। 400 केल्विन है, उसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो उसमें से भी 273 घटाते हैं तो वो 127 डिग्री सेल्सियस में बदल जाता है। अगर 500 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो उसमें से भी 273 घटाएंगे तो 227 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब है कि जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर होता है, जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर होता है तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। क्यों शुष्क बर्फ कहते हैं? क्योंकि वो 1 एटमॉस्फेयर जब वायुमंडलीय दाब हो
और जब ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ कहते हैं। अब है विलयन क्या है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब विलय क्या होता है, तो विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में हो उसे हम क्या कहते हैं, विलय पदार्थ कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ घुल जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, विलय पदार्थ कहेंगे। जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया। और विलायक क्या होते हैं, जो पदार्थ किसी भी पदार्थ को घोल देता है वह क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। या जो पदार्थ विलयन में अधिक मात्रा में हो उसे भी हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब है कि सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट वही विलय और सॉल्वेंट दोनों मिलाकर के, यानी विलय और विलायक दोनों मिलाकर के क्या बना लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। अब है विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण वो होता है कि जिसके पूरे आयतन में जो उसके अवयव हैं, उनके कण हैं, है ना, वो समान रूप से वितरित होते हैं, है ना। हर कण का, जैसे किसी ग्लास में, एक गिलास पानी में चीनी घोलते हैं तो उसके हर आयतन में ऊपर से नीचे तक एक ही जैसा मिठास होता है, यानी वो हर आयतन में समान मात्रा में चीनी वितरित होती है, तो उसे हम कहते हैं विलयन। अब विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। इसलिए इनके कणों को हम नंगी आंखों से, यानी बिना सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। अब है संतृप्त विलयन। तो विलयन का वह प्रकार जिसमें निश्चित ताप पर विलय की मात्रा नहीं घोली जा सके उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन क्या है, तो विलयन का वह प्रकार, यह क्या है, एक विलयन का प्रकार है जिसमें क्या किया जाता है, उसमें घोला जाता है, निश्चित ताप देते हैं और उसमें कोई जैसे चीनी का ही विलयन है तो चीनी और पानी में और चीनी देते हैं और चीनी देते हैं और चीनी देते हैं। जब तक चीनी घुल रहा है तब तक वो असंतृप्त विलयन बना रहा है, और जब वो बंद कर देता है घुलना तो वो क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। एक समय ऐसा आएगा जब चीनी घुलना, उस विलयन में घुलना बंद कर देता है, तो उस विलयन को हम कहते हैं कि अब ये संतृप्त हो गया, अर्थात संतृप्त विलयन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब है घुलनशीलता। अब क्या है, घुलनशीलता। तो विलय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होता है उसकी घुलनशीलता कहलाता है। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित होता है उसकी घुलनशीलता कहलाता है। मतलब जितना मात्रा में विलय, है ना, घुल सकता है ना, उसको हम कहते हैं उसकी घुलनशीलता। कोई भी पदार्थ विलायक में जो घुल जाता है उसे क्या कहते हैं, घुलनशीलता कहते हैं। अब है सांद्रता। किसी निश्चित विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मैंने निश्चित ताप दे दिए और निश्चित विलायक दे दिए, अब उसमें जितना भी मात्रा विलय घुला होता है उसे क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्रता। द्रव्यमान के आधार पर सांद्रता का निकालने का 2 सूत्र बताया गया है, विलय पदार्थ की मात्रा बटा विलयन के द्रव्यमान गुने 100, और आयतन के हिसाब से सांद्रता बराबर विलय पदार्थ का आयतन गुने 100 बटा विलयन का आयतन। तो ये हमारा सांद्रता निकालने का सूत्र हो गया।